हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निरंजन तिवारी और आपका स्वागत है प्यारे से चैनल में वी द होमो सैपियंस में। और आज हम लोग फिजिक्स क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। मीन्स देखो, मेरा ये प्रयास है कि फिजिक्स को, और इंटरेस्टिंग तो फिजिक्स वैसे भी है, लेकिन मेरा ये प्रयास है कि और इंटरेस्टिंग वे में आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो फिजिक्स संस्कृत में बोलते हैं इसको भौतिकी। जो यूपी बोर्ड के बच्चे होंगे वो लोग जानते होंगे, भौतिक विज्ञान बोलते हैं शायद उनको, फिजिक्स के इन संस्कृत भौतिकी। और इंट्रो फिजिक्स क्या है? इंट्रो फिजिक्स, इट इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना इन एज मच डिटेल्ड फॉर्म। मीन्स जितनी हम डे टू डे लाइफ में या फिर जितनी हम आंखों से अपने देख सकते हैं फिजिकल चीज़ों को, फिजिकल चीज़ें मीन्स जैसे नेचुरल एयर है, एयर को फील कर सकते हैं पर वो फिजिकल चीज़ नहीं है। लेकिन सनलाइट और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जो फिजिकल चीज़ें होती हैं जिनको देख सकते हैं। तो एक सिस्टमेटिक वे में जब भी रहता है, मीन्स जब बहुत ही सिस्टमेटिक वे में कोई भी डाटा कलेक्ट हुआ और वो जो भी जिन पहले के जितने साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसको ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व किया, फिर ऑब्जर्व करके जो इन्फरेंस निकाल के जो रिजल्ट बेसिकली जो आया उससे उन्होंने कंक्लूड ये किया, उसको थ्योरेटिकल फॉर्म दिया और थ्योरेटिकल फॉर्म से आया फिर तो वो सिस्टमेटिक वे में हो। क्यों? क्योंकि जो आने वाली जनरेशन है उनको समझ में आए। फिजिक्स में ये कंफर्म होता है कि नो फाइनल थ्योरी इन साइंस। अब जैसे कोई भी थ्योरी फाइनल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा साइंस का सबसे महान दो साइंटिस्ट में ग्रेटेस्ट एवर, एक न्यूटन, इसहाक न्यूटन, आइजैक न्यूटन, और दूसरे थे सर एल्बर्ट आइंस्टीन। तो ये लोग बहुत महानतम लोग थे, तो उन्होंने अपने जीवन को डेडिकेट किया। पर यही एंड नहीं है, इसके बाद भी आगे खोज है। और नो अनक्वेश्चनड अथॉरिटी एमंग साइंटिस्ट, कोई भी अनक्वेश्चनड अथॉरिटी नहीं है। मीन्स कि ऐसा कोई वे नहीं है या ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसके आगे क्वेश्चन ना हो। ये साइंस का बहुत ही अच्छा मेरिट है, साइंस मैथमेटिक्स सबका। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि टाइको ब्राहे थे जो 16th सेंचुरी में, उन्होंने अपना प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं, रोटेट करते हैं सन के अराउंड, अपने एक्सिस पे उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया। और उनका कॉन्सेप्ट ये था कि प्लैनेट सर्कुलर पाथ फॉलो करते हैं सन के इर्द गिर्द। बट जो जोनास केपलर है, केपलर ने 3 लॉ भी दिए और ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो उन्होंने फिर बोला कि नहीं, प्लैनेटरी मोशन जो होते हैं सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं करते हैं बल्कि एलिप्टिकल पाथ को फॉलो करते हैं। एलिप्टिकल पाथ, सर्कुलर क्या होता है? सर्कुलर मीन्स जिसका रेडियस फिक्स हो, और सर्कुलर मीन्स जिसका रेडियस फिक्स हो। देखो अप्रोक्सली इसका रेडियस फिक्स है। और एलिप्टिकल क्या होता है? सर्कल को बस थोड़ा सा ऐसे फ्लैट कर दे, कंप्रेस कर दे, तो फिर क्या मिलेगा? एलिप्स मिलेगा, जो कि इसकी रेडियाई अलग है, उसकी रेडियाई अलग है। समझ में आया? माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, वो सब अभी पढ़ेंगे अच्छे से कोऑर्डिनेट सिस्टम चैप्टर में। तो टाइको ब्राहे ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो एकदम नहीं हुआ था। जैसे कि साइंस में हमने स्टार्टिंग में केमिस्ट्री में भी ऐसा देखा है कि सबसे पहले एटम का थ्योरी, उसको फिजिक्स में भी पढ़ना है। एटम की थ्योरी पहले थॉमसन मॉडल ने दिया कि प्लम पॉडिंग का कॉन्सेप्ट है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड है, किस में एम्बेडेड है? पॉजिटिव स्फीयर में एम्बेडेड है। तो उनका थ्योरी था। उसके बाद फिर आया रदरफोर्ड थ्योरी। रदरफोर्ड थ्योरी का भी कुछ ड्रॉबैक्स था, लेकिन रदरफोर्ड थ्योरी ने ये कर बताया कि हाँ, कुछ न्यूक्लियस ऐसी चीज़ें होती हैं जो रहती हैं, ठीक है।
अब उसी तरीके से उसके बाद आया बोर्स थ्योरी। तो न्यू एक्सपेरिमेंट में सजेस्ट एन अल्टरनेटिव थ्योरेटिकल मॉडल। अब जितने एक्सपेरिमेंट्स होंगे तो उतने ही अल्टरनेटिव थ्योरेटिकल मॉडल होंगे। मीन्स कम शब्दों में कहें तो जितना ज़्यादा रिसर्च होगा उतना रिफाइनमेंट होगा। टू प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स, इसका क्या मतलब है? टू प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स मीन्स कि ऐसा कोशिश है, मीन्स साइंटिस्ट के द्वारा, जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं उनके द्वारा कोशिश है कि मतलब कैसे एक अप्रोच है यूनिफिकेशन अप्रोच, कि मीन्स जो फिजिकल वर्ल्ड है उसको देखने का नज़रिया, उसको सॉल्व करने का नज़रिया। अभी हाल ही में बात ऐसा था कि मीन्स ऐसे टॉपिक चल रहा था कि कोई एक ऐसा फार्मूला बन रहा है कि जो कि सब पे एप्लीकेबल होगा, रिप्लेस कर देगा, सिर्फ एक ही फार्मूला होगा। वैसा एल्गोरिदम कुछ उस पर वर्क हो रहा था, पर खैर उसका अभी तो कुछ अपडेट है नहीं। लेकिन यूनिफिकेशन एक प्रोसेस, तो जो दो प्रोसेस थे देखने के फिजिक्स को, और कोशिश अभी भी है और होती है। यूनिफिकेशन प्रोसेस है। यूनिफिकेशन मीन्स कि एक फॉर्म में एक, यूनि मीन्स होता है वन। द सेम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्क्राइब्स द फॉल ऑफ एन एप्पल टू ग्राउंड, ऑल्सो एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। इसका क्या मतलब? मतलब कि जो F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर फार्मूला है, वो अप्लीकेबल है एक एप्पल के लिए। एप्पल और ग्राउंड के बीच में जब अगर हमें फोर्स फाइंड करना है तो मास ऑफ द एप्पल पुट कर देंगे, m2 पुट कर देंगे, g कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻31। आर स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो वो वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा। इसी तरीके से अगर प्लैनेट्स के बीच में अगर हमें फोर्स फाइंड करना है तो उसके लिए भी सेम फार्मूला एप्लीकेबल है। जी की जो वैल्यू है, जी कांस्टेंट है, मास ऑफ एक प्लैनेट, मास ऑफ वन प्लैनेट मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सेकंड प्लैनेट एंड डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, द सेपरेशन डिस्टेंस। तो ये यूनिफिकेशन अप्रोच है। मीन्स कि ऐसा जब हुआ था, जब फार्मूला न्यूटन ने दिया था तो फिर उसको लोगों ने, साइंटिस्ट ने अप्लाई करके फाइंड किया एक एप्पल के लिए भी एप्लीकेबल है या नहीं, और एक बड़े प्लैनेट्स के लिए भी एप्लीकेबल है या नहीं। मीन्स यूनिफिकेशन करने का प्रयास किया। उसी तरीके से रिडक्शनिज्म एक है प्रोसेस। रिडक्शन में क्या होता है कि जैसे कोई मैक्रोस्कोपिक चीज़ें हैं, जैसे कि हम पानी को गर्म करते हैं, उसके बाद लेटेंट हीट और प्रोसेस वो सब होते रहते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जो बिगर प्रॉपर्टीज होते हैं उसको चेक करते हैं कि छोटे स्मॉल प्रॉपर्टीज पे भी वैलिड है या नहीं। अगर उस पे वैलिड है तो बड़े वाले पे भी वैलिड है। मीन्स कि जो यूनिफिकेशन का वाइस वर्सा प्रोसेस है, ये सिंपली देखने का नज़रिया है फिजिक्स को। ठीक है, अब टू डोमेन्स इन फिजिक्स। देखो बहुत लोग मतलब जो वीडियो देख रहे होंगे वो सोचेंगे कि इस टाइम ये बातें क्या, ये बातें मीन्स थोड़ा सा फिजिक्स का ही है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है नहीं है एग्जाम पर्पज से, लेकिन एक थ्योरेटिकल बिल्डअप दे देता है कि कैसा होता है थ्योरेटिकल मॉडल। तो टू डोमेन्स इन फिजिक्स कौन कौन से? एक मैक्रोस्कोपिक डोमेन है, एक माइक्रोस्कोपिक डोमेन है। जिसपे रिसर्च हो तो एक मैक्रो है, जिसमें मैक्रो मीन्स होता है लार्ज, माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, और स्कोप मीन्स क्या होता है? स्कोप मीन्स होता है उसका ओरिएंटेशन और उसका फ्यूचर क्या है। उसका फ्यूचर क्या है। तो मैक्रोस्कोपिक में जैसे टेरेस्ट्रियल बॉडीज या फिर प्लैनेट्स जो ग्रहों हैं उनके बारे में बातचीत होती है। माइक्रोस्कोपिक बहुत ही छोटी सूक्ष्म चीज़ें जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उनके एटम्स,
जैसे कि उन सब बारे में रिसर्च होता है, और लेबोरेटरी वाला रिसर्च माइक्रोस्कोपिक के अंतर्गत ही आता है। तो ये सब नज़रिया है फिजिक्स को देखने का, ठीक है। और अब आगे देखते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो देखो, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर मीन्स, यार फोर्सेस तो बहुत तरह के होते हैं। क्लास 8 में फ्रिक्शन पढ़ा है, मस्कुलर फोर्स पढ़ा है, कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट फोर्स पढ़ा है। बेसिकली वो सब नहीं, एक जो बड़ा पैमाना है उसके आधार पे फोर्सेस का डिवीजन हुआ है। तो पहले नंबर पे आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स में लगता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्लास 8 9 सभी जानते होंगे कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे जितना मास, सेम मास का अपोजिट मास का जितना भी फोर्स लगाए, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसका फार्मूला भी पढ़े हो, F इज इक्वल टू जी m1m2/r²। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है कि चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इन दोनों के बीच में आपस में वीक फोर्स चार्जेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है, चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू के Q1 टाइम्स Q2/r²। हियर Q1 F इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, Q1 Q2/r²। और थर्ड नंबर पे आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब जैसा कि लिखा ही है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये फोर्स टोटल फोर्सेस में लार्जेस्ट फोर्स होता है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जैसे कि न्यूक्लियस अगर इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगा रहा है, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे कितना फोर्स, न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे, तो वो सब फोर्सेस को डिफाइंड इस तरीके से करते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स, अगर वही फोर्स वीक हो, डिस्टेंस ज़्यादा हो, या फिर और अदर फैक्टर से ज़्यादा चार्जेस का कंटेनमेंट हो, तब वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। अब अभी सीबीएसई में भी आता है, सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशंस में भी आता है कि जब ये सब फोर्सेस होते हैं तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको अरेंज करो किस फॉर्म में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, सबसे ज़्यादा जिसका वैल्यू होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। मीन्स 3 इज ग्रेटर देन। इसके बाद होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है सेकेंड नंबर पे, और सबसे लास्ट में आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सबसे कमज़ोर है। मीन्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग फील करते हैं उससे कंपेयर किया जाए तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही ज़्यादा टाइम्स आगे है, मजबूत है उनसे, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। अब हम लोगों को फिजिक्स में बेसिकली ये सब थोड़ा सा फंडा था, वो जो हमने बेस तैयार किया एक ऐसा फंडा बेसिकली था। अब उसके बाद अब यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फोर्सेस और डोमेन्स वी कैन से इन नेचर इज अ बेसिक क्वेस्ट इन फिजिक्स। फिजिक्स में यूनिफिकेशन का जो बहुत ही बड़ा मीन्स कह सकते हैं कि प्रयासरत है, अभी बहुत प्रयास जारी है कि मीन्स सबको एक फार्मूले से एक एंगल से देखें। जैसे कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 पहले बात हुई कि एक एप्पल और अदर्स अर्थ के बीच के लिए अप्लीकेबल है, उसी तरीके से अदर लार्ज प्लैनेट्स हैं और दो लार्ज प्लैनेट्स हैं उनके बीच में जो अप्लीकेबल है उन दोनों के लिए वैलिड है। तो उसी तरीके से फिजिक्स में ये अभी भी क्वेस्ट है, क्वेस्ट मीन्स अभी सोच है। फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी आर रिलेटेड टू ईच अदर, और फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी आर टोटली रिलेटेड टू ईच अदर। अभी तक हमने बस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और एक ढांचा तैयार किया। अब अगले नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। इसका बेसिकली आपके एग्जामिनेशन पर्पज से कोई मतलब वो नहीं है, लेकिन
मैंने बस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग किया, और ये वाला पार्ट यूजफुल है एग्जामिनेशन पर्पज से। ये सब बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है, IIT JEE नीट में नहीं पूछता है। धन्यवाद।